सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 27 दिसंबर। और आज हम सभी 27 दिसंबर से बनने वाले जितने भी साथियों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथी उससे पहले एक बार मैं आपको 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में अभी 5 राज्यों के नए राज्यपाल बताए थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, इनको अभी बिहार का नया राज्यपाल बना दिया है। बिहार के साथ ही इससे पहले जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये भी कहाँ के राज्यपाल बन गए ने तो केरल के। विजय कुमार सिंह का नाम बताया था, यह भी मिजोरम के नए राज्यपाल बने थे। और इससे पहले मिजोरम के जो राज्यपाल थे डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति, इनको बना दिया गया उड़ीसा का राज्यपाल। और अजय कुमार भल्ला ये साथ ही होम सेक्रेटरी थे पहले, और ये अभी मणिपुर के नए राज्यपाल बन गए। इसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव है 2024, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पढ़ाया था मैंने आपको, हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कतर ने अभी किस देश में 13 वर्षों के बाद अपना जो दूतावास है यह आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है तो सीरिया के अंदर। विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है ये हिमाचल प्रदेश बना था। किस देश ने भी बाल्ड ईगल को नेचुरल बर्ड का दर्जा दिया था तो ये देश था तो अमेरिका ने। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हिमा दास है इनका संबंध किस खेल से है तो याद रखेंगे मान दावी का। आयसा के बलू जो एक है, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने तो साथ ही ये बने तो टोंगा देश के। नई दिल्ली में भी 10,000 नई पीएसीएस डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का जो उद्घाटन है ये हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अमेरिकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इसने भी किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी थी तो ये दी थी साथियों मध्य प्रदेश को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भी 30 दिसंबर को स्पेड एक्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है इसकी आधारशिला अभी कहाँ पर रखी गई है तो मध्य प्रदेश के अंदर। आई होप साथियों को 26 दिसंबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने रहा और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी एशियाई युवा और जो जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है इसमें भी दो दो ब्रॉन्ज मेडल है, ये किस भारतीय भारोत्तोलक ने जीते हैं। ये जीते साथियों पर्व चौधरी ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर साथियों पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है ये आयोजित कहां पर की गई थी तो याद रखेंगे ये की गई साथियों कतर के दोहा के अंदर। और इसमें जो हमारे पर्व चौधरी हैं जो कि भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं, इन्होंने इसमें 2 कांस्य पदक जीते हैं। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में तो 96 किलोग्राम भार वर्ग में। जबकि साथियों भारत ने इस प्रतियोगिता में क्या है कि टोटल 12 पदक जीते थे। 12 पदकों में से तो 3 तो जीते थे इसमें गोल्ड मेडल, 4 जीते थे सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, और 5 जीते थे इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। तो टोटल भारत ने इस प्रतियोगिता में 12 मेडल जीते थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। और आप लोग उससे पूछ रहे हैं कि भी 86वीं जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसके अंदर भी पुरुष एकड़ का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो पहले तो साथियों आप लोग ये याद रखेंगे कि जो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है यह भी 20 से लेकर 24 दिसंबर तक कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई थी। और इसमें साथियों पुरुष एकल का जो खिताब है ये एम राघव ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी में साथियों खाली आप लोगों को पुरुष एकल का और महिला एकल का याद रखना है, बाकी के जो किताब है ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे। खाली आप लोग पुरुष एकल का और महिला एकल का याद रखिएगा कि पुरुष एकल का जो किताब है एम राघव ने जीता है। और हराया किसको फाइनल में तो मिथुन मंजुनाथ को। और इसी में दोस्तों आप लोगों से महिला एकल का और पूछ सकता है
महिला का किताब किसने जीता था? देविका सहवाग ने, जो कि साथियों हरियाणा की है, और हराया किसको है? तो श्रेयांशी बाली शेट्टी को। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथियों को जो तीसरा प्रश्न है ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, और इसी दिवस के माध्यम से मैंने दोस्तों अभी तक आपको जितने भी दिसंबर महीने के अंदर डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए वो सारे के सारे रिवीजन भी कराऊंगा, क्योंकि कल मैंने आपको दिसंबर महीने के डेट्स को रिवीजन नहीं कराया था। तो पहले मुझे आप लोग इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये साथ जो दिवस है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस दिवस को साथियों मनाने का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम और उससे निपटने के प्रभावी उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हालांकि साथियों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 7 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पारित किया था। और जबकि साथियों पहली बार ये दिवस मनाया कब गया था? तो 27 दिसंबर 2020 को, जो कि पहली बार मनाया गया था ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। अब हम लोग दिसंबर महीने के सारे डेज को रिवीजन कर लेते हैं। तो याद करिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के बारे में पढ़ाया था। 2 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और मैंने दोस्तों आप लोगों को बोला भी था कि जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है यहाँ से क्वेश्चन और पूछते हैं एग्जाम में, और रेलवे में साथियों कई बार पूछ चुका है। याद रखेंगे जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये मनाया क्यों जाता है? तो भोपाल के अंदर साथियों एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, और इसी फैक्ट्री के अंदर एक बहुत ही खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस गैस का नाम कई बार पूछा गया, याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसी को देखते हुए हर साल राष्ट्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व विद्या दिवस। इसके बाद मैंने आपको सीधा 9 दिसंबर को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विश्व मानवाधिकार दिवस। फिर पढ़ाया था सीधा 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को पढ़ाया था विजय दिवस। इसके बाद 18 दिसंबर को पढ़ाया था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 22 दिसंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय किसान दिवस। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि आज भी रिवीजन कराया है। ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप साथियों को दिसंबर महीने के सारे डेज क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जम्मू और कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ है इसके रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ये बना दिया अभी अमिताभ चटर्जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथी जो अमिताभ चटर्जी है ये अभी जम्मू और कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए। हालांकि साथ ही इनका जो कार्यकाल है ये 30 दिसंबर से शुरू होगा, और कब तक इनके कार्यकाल रहने वाला है? तो 3 सालों के लिए। अब बात करते हैं पहले हम लोग जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के बारे में। तो ये एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1938 को। मुख्यालय कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। और इसके साथ ही संस्थापक कौन थे? तो महाराजा हरि सिंह। अब एक बार दोस्तों लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि संजय मल्होत्रा, चल्ला श्रीनिवास सेठी, ये भी नाम साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन नामों से एक नया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद करिए साथियों मैंने आपको मनीष जैन का नाम बताया था अभी, ये भी यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने थे। अशोक चंद्रा का नाम याद करिए आप लोग, ये भी पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने थे। चल्ला श्रीनिवास सेट्टी के नाम याद करिए, यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने। और संजय मल्होत्रा की बात करें तो अभी साथियों रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर बन गए शक्तिकांत दास के स्थान पर। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है अभी फोर्स की 2024 की विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, और इसमें साथियों किन 3 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है? तो इसमें साथियों जो 3 भारतीय महिलाएं, एक तो इसमें निर्मला सीतारमण, दूसरी इसमें रोशनी नारायण मल्होत्रा, और तीसरी है किरण मजूमदार शो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों फोर्ब्स ने क्या है कि अपनी 2024 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें से पहले हम लोग भारतीय महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो निर्मला सीतारमण ओवरऑल 28वें स्थान पर है।
रोशनी नारायण मल्होत्रा की बात करें तो ये ओवरऑल 81वें स्थान पर है और ये एचसीएल टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। और किरण मजूमदार शो की बात करें तो ये 82वें स्थान पर है, जो कि वायुकोन के संस्थापक हैं। और वायुकोन की बात करें तो एक सबसे प्रमुख जैव औषधि कंपनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है। तो विश्व में सबसे पहले स्थान पर लगातार तीसरे वर्ष क्या है, तो जो उर्सुला वॉन डेर लेयर है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ये पहले स्थान पर है। क्रिस्टीन लागार्ड की बात करें तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं, ये दूसरे स्थान पर। और जॉर्जियो मेलोनी को तो आप लोग जानते हैं, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, और ये है इस बार तीसरे स्थान पर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों को जो 6वां क्वेश्चन है, ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। और इस क्वेश्चन पर तो साथियों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो देखिए साथियों, जो राजस्व सचिव का जो अतिरिक्त प्रभार है, यह अभी अजय सेठ संभाल रहे थे। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि नया जो राजस्व सचिव है, ये बना दिया है अभी अरुणीश चावला को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए केंद्र ने क्या, जो अरुणीश चावला है, इनको वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव बना दिया है। और अरुणीश चावला की बात करें तो इस बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और ये स्थान किसके लेने वाले हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, अजय सेठ का। अब एक बार मैं आपको सारे के सारे अभी नए बने सचिव के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए साथियों को, राजेश कुमार सिंह का नाम बताया था, ये भी नए रक्षा सचिव बने थे। टीवी सोमनाथन का नाम याद करिए, ये भी कैबिनेट सचिव बने थे। विक्रम मिश्री की बात करें तो विदेश सचिव का कार्यकाल इनका 14 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था अभी। श्री संदीप पौंडरिक की बात करें तो इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने थे। गृह सचिव भी कौन बने थे, तो ये गोविंद मोहन बने थे अजय भल्ला के स्थान पर। तुहिर कांत पांडे की बात करें तो वित्त सचिव बने थे। और विक्रम देव दत्त की बात करें तो ये बने थे भी कोयला मंत्रालय में सचिव। अब इसी के साथ साथियों में आपको राज्यों के सचिव और रिविजन करा देता हूँ, जो कि अभी नई ही बनी है। याद करिए, मैंने आपको धर्मेंद्र कुमार का नाम बताया था, ये भी दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने थे। अमृतलाल मीणा की बात करें तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने थे। शारदा मुरलीधरन की बात करें तो केरल की मुख्य सचिव बनी थी। केपी सिन्हा ये भी पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बने थे। और खिल्लीराम मीणा की बात करें तो ये मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने थे। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का जो निर्माण है, ये कितने वर्ष में पूर्ण हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का जो निर्माण है, ये 4.51 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस अध्ययन से साथियों पता चला है कि चंद्रमा की जो उम्र है, यह भी पहले से ज्यादा हो सकती है। अब तक साथियों वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा का जो निर्माण है, ये 4.35 अरब साल पहले हुआ था। और यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो धारणा है, ये किस नाम से जानी जाती है, तो ज्वाइंट इम्पैक्ट है हाइपोथेसिस के नाम से। अब मैं आपके साथ चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बता देता हूँ, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो चीन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो अपना प्यारा भारत। चंद्रमा की सतह पर अभी उतरने वाले देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले साथियों अमेरिका उतरा था, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरा था चीन, चौथा कौन सा था, तो अपना प्यारा भारत, और 5वां था जापान। और अभी याद करिए, नेपाली जो महिला थी, जिनका नाम लामू पासंग शेरवा, इन्हीं के नाम पर भी चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर एक क्रेटर का नाम भी रखा गया है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों को जो 8वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण ही है। और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी भारत का पहला जो डिजिटल म्यूजियम है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये किया साथियों महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और महाराष्ट्र के भी साथियों कहाँ पर, तो महाराष्ट्र का साथियों जो पुणे जिला है, यहाँ पर जो मुंबई पुणे राजमार्ग है, यहीं पर एक इंद्रायणी नदी है, इसी के किनारे ये भारत का पहला अभी डिजिटल म्यूजियम स्थापित किया है। और इस डिजिटल म्यूजियम को नाम क्या दिया है, तो याद रखेंगे अभय प्रभावना। और इसे यदि आप लोगों से पूछे कि बनाया किसने है, तो इसे बनाया फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री के द्वारा। अब ये दोस्तों भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने आपको दिसंबर महीने के अंदर जितने भी भारत से रिलेटेड पहले से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए, वही एक बार मैं आपको सारे के सारे रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत ने अपना पहला जो मधुमेह वायु बैंक है, ये कहाँ पर स्थापित किया है, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर।
भारत का पहला एयर कार्गो हब बताया था मैंने आपको, ये नोएडा के अंदर है। भारत का भी पहला हाइपरलूप जो टेस्ट ट्रैक है ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो आईआईटी मद्रास के अंदर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बताया था, ये तमिलनाडु के अंदर बना था। सौर ऊर्जा से चलने वाला अभी देश का पहला सीमावर्ती गांव बताया, ये गुजरात का मसाली गांव बना था। और याद करिए मैंने आपको अभी बताया था कि जैव बिटुमेन आधारित जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड है, इसका भी उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 पर। भारत का पहला भी स्वदेशी माइक्रोलाइडर जो एंटीबायोटिक है, जो कि साथ ही निमोनिया का टीका है, इसका नाम क्या है, तो नेफ्रिथ्रोमाइसिन। और उत्तर प्रदेश में भी भारत का एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर से जो शिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर स्थापित होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो 9वां प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इस बार साथ ही टोटल 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये साथ जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अभी 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए हैं। इस बार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को ये पुरस्कार मिले हैं। और इन बच्चों में साथ ही लड़के और लड़कियां कितनी थी, तो इसमें 7 तो थे लड़के और 10 लड़कियां शामिल थी। और वीर बाल दिवस के बारे में बात करें तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह जी और जो फतेह सिंह जी है, इन्हीं के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आप लोग जो 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी प्रख्यात जो मलयालम लेखक है जिनका नाम है एम.टी. वासुदेव देवन नायर, इनका भी 91 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इन्हें किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस साथ भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्म भूषण, ये एम.टी. वासुदेवन नायर को 2005 के अंदर दिया गया था। और इनका भी हाल ही में क्या है कि 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इसी के साथ जो एम.टी. वासुदेवन है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और ये कब दिया गया था, तो 1996 के अंदर। अब आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन, आज का साथ आपको जो 11वां क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे चाहे तो आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि साथ ही पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि द सैटेनिक जो वर्सेस नामक पुस्तक है, ये किसकी किताब है जिसकी अभी इम्पोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बैन हटा दिया है। और अभी इसकी दिल्ली में बिक्री भी चालू हो गई है। तो ये साथ ही फेमस राइटर जो कि ब्रिटिश भारतीय लेखक है सलमान रुश्दी, इन्हीं की ये किताब है। और इस पर क्या है कि अभी बैन हटा दिया है। तो ये पुस्तक का नाम तो जरूर याद रखिएगा, द सैटेनिक वर्सेस। ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। अब हम इस पुस्तक के बारे में थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा साथियों कि जो राजीव गांधी है, इन्होंने 1988 में सलमान रुश्दी की जो विवादित इस किताब थी जिसका नाम सैटेनिक वर्सेस, इसके इम्पोर्ट पर बैन लगाया था। और इसके खिलाफ साथियों हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। और अब कोर्ट ने क्या है कि याचिका पर सुनवाई भी बंद कर दी है। द सैटेनिक वर्सेस की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो शैतानी आयत है। और इस किताब के नाम पर ही जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। और जबकि साथ ही भारत क्या है कि ऐसा पहला देश था जिसने इस उपन्यास पर बैन लगाया था। सलमान रुश्दी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एक ब्रिटिश भारतीय लेखक है। इनका जन्म तो हुआ था साथियों महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, लेकिन ये कश्मीरी मुस्लिम थे। और साल 1981 में प्रकाशित इनका दोस्तों जो उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बकर पुरस्कार भी मिला था सलमान रुश्दी को। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब ये आज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि एनएचआरसी, इसके भी जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने गए। और ये और बताइएगा साथियों कि जो एनएचआरसी है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन दोनों प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।